हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 की आपकी 3 ये बुक्स हैं। इन बुक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। आपका फाइनल टर्म का एग्जाम है, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपका दूसरा, पांचवा, छठा और आठवां ये नई बुक के हिसाब से है। ठीक है, तो ये न्यू बुक है ना, तो पुरानी बुक में आगे पीछे हो सकता है, इसलिए चैप्टर के नेम देख लो, ये वाले हैं। और मैप वर्क जो है ना, आपको दूसरे में और पांचवे में दोनों में से करना है। ठीक है, मैप की आपको अलग वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इन्हीं में से मैप आएगा, 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर तो आपके यूं ही पक्का हो जाएंगे। ठीक है, और चलो ये हो गया। उसके बाद ये देखो, आपकी ज्योग्राफी की बुक है। इसमें आप देखो कौन सा आपको करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा करना है। ठीक है, उसके बाद हमारी है ये तीसरी बुक। और ये जो तीसरी बुक है, इसमें जो सिलेबस है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल की, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की, तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा और छठा। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं समरी में बताऊंगा, देखो। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसी बुक को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो पहला चैप्टर है आपका भारतीय संविधान। तो आप देखो, मैं बहुत सी चीजें अगर इसमें नहीं दिखाऊंगा तो बोलता रहूंगा, आप वीडियो को 5-6 बार सुनोगे ना, आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मत देखना, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। तो 1885 में बनी थी, और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। और अगर मैं बात करूं संविधान की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। पहली बार जो शामिल किया ना, कांग्रेस की पार्टी बनी थी, उसने 1934 में शामिल किया था। और दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आप बताओगे दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, और हमारा संविधान जो है ना, उसे जब बन रहा था ना वो, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, लगभग 3 साल लगे। ठीक है, और जब ये प्रारूप बनाया जा रहा था ना, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे ना, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और जो मीटिंग चल रही थी ना, वो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक चली। ठीक है, हमारा संविधान जो बनकर पता कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और जो लागू हुआ था ना, जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर नवंबर में तैयार हो गया था, ठीक है, लेकिन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो मैं मेन आपको सारा बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। और नेपाल के अंदर भी देखो, लोकतंत्र के लिए आवाज उठी थी, और नेपाल में फिर लोकतंत्र आकर रहा, तो 2006 में आखिरकार राज्य की सत्ता खत्म हो गई, और नेपाल में लोकतंत्र 2006 में, ठीक है, स्टार्ट होता गया। तो 2015 में उन्होंने नया संविधान बना लिया। तो अगर पूछेगा ना संविधान नेपाल में कब बना, तो 2015 में बना। इंग्लिश मीडियम भी आप सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बता पाओगे। ठीक है, और संविधान के अंदर बहुत से प्रावधान किए गए हैं। संविधान के कार्य अगर आपसे पूछेगा कि संविधान किसे कहते हैं, तो आप ये बता दो कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश को कैसे चलाना है उसकी वो व्याख्या करता है। अगर संविधान के कार्य पूछेगा तो आप बता देना कि संविधान के द्वारा ये बता दिया जाता है कि उस देश की जो सरकार है, ठीक है, वो किस प्रकार की होगी, वहां पे संघवाद कैसा होगा, वहां पे शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, वहां पे संसदीय समिति कैसे होगी, ये सारा का सारा आप बता देना। और हमारे देश की संविधान की विशेषता क्या है? अगर भारत के संविधान की विशेषता पूछेगा, अगर भारत के संविधान की विशेषता पूछेगा, तो उसकी पहली विशेषता यह है कि हमारे संविधान की, अगर भारत के संविधान की, पहला है फेडरलिज्म। अगर वो पूछेगा ना भारत के संविधान की विशेषता क्या है, तो आप बताओगे संघवाद। क्या है? फेडरलिज्म। मतलब जब किसी देश के अंदर 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती है ना, उसे संघवाद कहते हैं। आप बताओ, क्या भारत में 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें हैं? है। भारत में केंद्र सरकार है जो पूरे देश को चलाती है, मोदी की सरकार है इस समय। और जो राज्य की सरकार है, जैसे केजरीवाल की सरकार है, तो वो जो राज्य को चले, तो दिल्ली राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो
संघवाद उसे कहते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती है, एक जो पूरे देश को चलाती है, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चलाती है। तो भारत में संघवाद होगा। दूसरे, भारत के संविधान की विशेषता है कि भारत में संसदीय प्रणाली है। ये देखो कितने लोग आराम से वेट कर रहे हैं वोट डालने के लिए, कर रहे हैं ना वेट। यही हमारे संविधान की ताकत है कि संविधान ने संसदीय प्रणाली को अपनाया कि वोट डालने पर ही लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने व्यक्ति को जिसको जिताना चाहते हैं जिता सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछेगा ना अडल्ट फ्रेंचाइज किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति भाषा का क्यों ना हो, उसे जो वोट डालने का अधिकार होता है उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं या वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं? अडल्ट फ्रेंचाइज। बच्चों कभी कभी ना आपसे पूछ लेगा माइनॉरिटी किसे कहते हैं। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, जो किसी देश में संख्या में कम होते हैं ना, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे भारत के अंदर सिख, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के कम है ना अगर संख्या में, तो हम इन्हें माइनॉरिटी में कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे संप्रभु किसे कहते हैं, पता संप्रभु किसे कहते हैं? सॉवरेनिटी। बताओ किसे कहते हैं? सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि उस देश पर हमारा खुद का कंट्रोल है, मतलब वो देश आजाद है, मतलब उस देश पर उसका खुद का कंट्रोल है। क्या हमारे देश पर किसी और देश का राज है? नहीं ना, तो हमारा देश संप्रभु है। क्या है? संप्रभु, मतलब हमारे देश पे हमारा राज। ठीक है। और हमारे संविधान की क्या विशेषता है, भारत के संविधान की क्या विशेषता है? तो मौलिक अधिकार। देखो अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत के संविधान की क्या विशेषता है, तो आप पहले संघवाद बता देना, इसकी 2 बातें बता देना, फिर आप संसदीय प्रणाली बता देना, बोलना चुनाव होते हैं और चुनाव में जो पार्टी जीतेगी वो सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी और देश के लिए काम करेगी। फिर तीसरा शक्तियों का बंटवारा बता देना। पता शक्तियों का बंटवारा? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसके 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो तीनों आपको पता होना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला कि हमारे संविधान की विशेषता क्या। तो पहला ये बताओगे हेडिंग, फिर थोड़ा सा लिख देना इसके बारे में जो मैंने बताया। संसदीय प्रणाली आएगा तो थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना। ठीक है, ये बता दी मैंने। और इसमें वोट डालने का अधिकार लिख देना। और शक्ति का बंटवारा आपको मैंने बता दिया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये इसलिए कि सबके अलग अलग काम दे दिया। जैसे अगर पूछेगा कि न्यायपालिका क्या करती है, कानून की रक्षा करती है। विधायिका क्या करती है? विधायिका क्या करती है? कानून क्या करती है? लागू करती है। और कार्यपालिका क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना, ये देखो विधायिका में चुने हुए लोग होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करती है। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कानून को लागू कौन करता है, तो कार्यपालिका करती है। और विधायिका क्या करती है? विधायक मतलब कानून बनाती है। ठीक है। और न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। ये बहुत डीपली पूछा जाता है, बच्चे बता ही नहीं पाते, ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, फिर फायदा क्या पढ़ने का। समझा रही है? मैं डांट नहीं रहा, मैं तो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आ जाए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। देखो एग्जाम में इतना आसान पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, आप बताओ। 6 हैं। मौलिक अधिकार चेंज नहीं होते, वो 6 है तो 6 ही है। और कौन कौन से? ये 6। अब वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, उसे पता बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए। वो ये पूछेगा कि एक बच्चे है जो 14 साल से कम उम्र का, उससे काम करवाया जा रहा है फैक्ट्री में, तो बताओ कौन सा अधिकार छीन रहे हैं उससे। तो आप ये बताओगे शोषण की विरुद्ध अधिकार, जो एक्सप्लोटेशन वाला राइट है ना, वो वाला, वो उससे एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, तो उससे उसकी रेमेडी, उससे बचाव का पूरा अधिकार है। देखो पहला समानता का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार है। अगर वो 5 नंबर का पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, तो आप ये बता दोगे सारे। ठीक है, वैसे कोई 5 ही पूछेगा। आप सुनो, समानता का अधिकार पता है क्या है? आप किसी भी होटल में, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो जो पब्लिक है। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, किसी घर में थोड़ी चले जाओगे। ठीक है। समानता का मतलब होता है कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है। कोई भी मतलब होटल में, दुकान में जा सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन है कि बच्चे को होटल में या दुकान में, क्योंकि वो भिखारी है, उसको दुकान में, होटल में घुसने नहीं दे रहे, वो पैसे भी देने के लिए तैयार है, खरीदने के लिए भी तैयार है, फिर भी उसको मना कर दिया, तो उसका कौन सा अधिकार छीना? समानता का अधिकार। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब होता है कि हर व्यक्ति को भाषण देने की आजादी, किसी भी जगह मकान खरीदने की आजादी है। ठीक है। दिल्ली में, बिहार में, मुंबई में, कहीं भी तुम्हें मकान खरीदना, कोई भी व्यापार खोलना है, जैसे इसने बोला मैं तो रेडी लगाऊंगा, तो आप रेडी लगा सकते हो, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन ये नहीं है कि आप रेडी लगा लोगे तो दूसरे का अधिकार छीन लोगे। आपको सरकार के द्वारा नियम को पालन करना पड़ेगा। सरकार ने बोला आप रेडी लगाओ, लेकिन लाइसेंस लो या परमिट लो या घूमती फिरती रेडी लगाओ, लेकिन उस जगह पर नहीं लगा सकते या ले जा सकते जहां पर सरकार ने पहले से मना कर रखा। तो शोषण के विरोध अधिकार मतलब इसमें 2 बातें याद रखो शोषण के विरोध अधिकार में।
14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते और इंसान को बेच नहीं सकते। पहले मतलब अभी भी लोग क्या करते हैं, इंसानों को बेचते हैं चुपके से, जो कि गलत है। ये अलाउड नहीं है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकते, इंसान को बेच नहीं सकते और फ्री में काम नहीं करा सकते। अब ये मत कहना मम्मी पापा उनसे काम कराते हैं, वो तो सेवा कर रहे हो आप, वो इसमें नहीं आएगा। समझा जी? आपका अधिकार छीनने की बात हो रही है। जैसे फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है, आपको आपकी जान जा सकती है, ऐसे जो जोखिम भरे काम होते हैं बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और संस्कृति का और शैक्षणिक का मतलब है आप अपने लिए, जैसे आप अल्पसंख्यक हो, बताया था मैंने अभी अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, जो किसी देश की संख्या में कम होते हैं, जैसे सिख हो गए, जैन धर्म के हो गए, बौद्ध धर्म के, बताया था ना भी मैंने, मुस्लिम हो गए। तो हो गए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। उनको अधिकार है कि अपने लिए स्कूल वगैरह या अपनी संस्कृति के लिए कोई संगठन बना ले, काम करे उसके ऊपर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंबेडकर जी ने बोला आत्मा है मौलिक अधिकार, ये आत्मा मानी जाती है। पता है क्यों? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपको इन पांचों में से कोई अधिकार नहीं मिल रहा तो आप इस अधिकार के अंतर्गत कोर्ट में जा सकते, न्यायालय में जा सकते। समझ में आ गया? अब आ जाओ धर्मनिरपेक्षता। अगर पूछेगा सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म पता क्या होता है? भारत जो है ना, उसका कोई धर्म नहीं होगा, भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है। तो ये सेकुलरिज्म मतलब जहां सभी धर्मों को मानने का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि राज्य ना किसी एक धर्म के लिए सारे काम नहीं करे। सुनो मेरी बात, ये है धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। ठीक है। ये कार्य देखो, पता है बच्चे ना मौलिक अधिकार तो पढ़ लेते हैं, जब हमारे कुछ अधिकार है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी तो है। ठीक है। सुन रहे हो? जैसे आपने बोला कि आप किसी का काम कर रहे हो, आपने कहा मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, चलो मिलेगी, लेकिन आपका कर्तव्य भी तो, काम भी तो करोगे तभी तो मिलेगी। ऐसे ही हमारे अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज भी होती हैं। आपको पता होना चाहिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है। बताओगे हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? जैसे हमें जो है देश की रक्षा के लिए काम करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, हमें पर्यावरण प्रदूषण वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है। और जो माता पिता है उनको अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्यों में आते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, थोड़े से बताया मैंने। तो बच्चे मैंने आपको चैप्टर की समरी बता दी। अब देखो, अगर आपसे पूछेगा निरंकुशता क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी पर अंकुश ना होना, मतलब कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे तो गलत है ना। हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए ना, हाँ या ना, कोई किसी पर अत्याचार ना करे, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको जो समरी में एक चैप्टर बता दिया। अब चैप्टर नंबर 3 पर आ जाओ, 30 पे। देखो, अब इसमें ना संसद है। ठीक है। तो आपको 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर पूछेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना था, 1909 में बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में बनी थी। किसने बनाई थी? ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है आजाद कब हुआ था, बच्चों को सबको पता ही होना चाहिए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था। ठीक है। समझे मेरी बात? तो संसद क्या है? संसद एक ना ऐसा स्वरूप है या ऐसा संगठन है, ऐसी संस्था है जहां पर कानून बनाए जाते, जहां पर हमारे द्वारा चुने हुए लोग वहां पर इकट्ठे होकर नीतियां बनाते हैं, कार्य करते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे तो संसद के कार्य क्या है, तो आप देखो, मैं बिल्कुल डीपली नहीं, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जिन्होंने डीपली पढ़ा वेरी गुड। ठीक है। तो अगर आप सिंपल सिंपल जाते बोलो संसद के कार्य अगर आ जाए तो बोलो संसद जो है एक ऐसा मंच होता है जहां पर जनता द्वारा चुने हुए लोग जनता के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाते हैं, अनेक प्रकार की नीतियां बनाते हैं, भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, जहां पर बहस होती है। क्या होती है? बहस होती है, ताकि अच्छे से अच्छा निर्णय लिया जा सके। ठीक है। समझो। और वहां पर देखो, एक बात सुन लो, ये देखो एग्जाम में ये आपके पैसेज में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ये तो बहुत बड़ा है ना, ऐसा एक क्वेश्चन पैसेज में जरूर आएगा, आप ध्यान से समझ लो। पता है कैसे बोलेगा? ये दे रखा है, आप बताओ इस किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार बनी है। तो देखो, भारत में कितनी लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी है?
देखो संसद के दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जिस पार्टी को आधे से ज्यादा सीटें मिलती हैं उसकी सरकार बनती है। पता है भारत में किसकी सरकार बनेगी? जिसको आधे से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बताओ कितनी सीटें मिलेंगी जब सरकार बनेगी? भारत में निर्वाचित सीटें कितनी होती है? 543 निर्वाचित लोकसभा में, मतलब जो जनता चुनती है, तो उसका आधा करो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 271.5, यानी कि जिसके पास 272 सीटें होंगी उसकी सरकार बनेगी। एक बात याद रख लो, मैं निर्वाचित बोल रहा हूं, जनता जो है ना लोकसभा में, अब चुनाव होने वाले बच्चों, 543 सीटें पर जो है चुनाव होंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है लोकसभा के अंदर। लोकसभा में 2 सीटें राष्ट्रपति चुनता है जो एंग्लो इंडियन होते, तो लोकसभा में कितनी सीटें हो गई? 545। अगर निर्वाचित बोलेगा तो 543 है, 2 जोड़ दोगे तो 545 हो गए। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, तो आप बताओगे भारत में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जिस पार्टी के पास होगी वो सरकार बना पाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या सरकार बन पाएगी? बोलोगे बीजेपी की आराम से बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिल गई, क्योंकि जीतने के लिए कितनी चाहिए होती है? 272 चाहिए होती है, और यहाँ पर इसको मिल गई 303, इसलिए सरकार बना लेगी, मेजोरिटी की सरकार बना लेगी। क्या बना लेगी? मेजोरिटी की। देखो अगर कोई पूछेगा मेजोरिटी की सरकार किसे कहते हैं, मतलब बहुमत की सरकार किसे कहते हैं, बोलोगे जब किसी को आधे से ज्यादा सीट मिल जाती है, जब किसी को आधे से ज्यादा सीट मिल जाती है तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी की सरकार। क्या बोलते हैं? मेजोरिटी की सरकार। क्या बोलते हैं? बहुमत की सरकार। समझ में आ गई? अगर एग्जाम में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, मान लो एक पार्टी को 10 सीट मिली है, एक पार्टी को 8 सीट मिली है, ठीक है, और एक पार्टी को 9 सीट मिली है। पता किसकी यहाँ पर जो है सरकार बनेगी? चेक करो टोटल सीटें कितनी है, टोटल गिनो कितनी है? 9, 8, 17 और 10, 27। ठीक है, 27 को आधा कर दो, क्योंकि जितनी सीट होती है उसका आधा करते हैं, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 3 6, 2 पंजे 10, 13.5, तो 14। जिसको 14 सीट मिलेंगी उसकी सरकार बनेगी। बताओ इनमें से ये ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, इनमें से किसकी सरकार बनेगी? किसी की भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि किसी को 14 सीट मिली नहीं, क्योंकि जितनी सीटें चाहिए तो एक झाला करनी होती है, तो किसी की सरकार बनेगी नहीं ना। तो फिर क्या करें? छोड़ दें, दोबारा चुनाव कराएं, करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या करते हैं, 2 पार्टी मिलकर आपस में सरकार बना लेते हैं, बोलते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, ठीक है, अलायंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलायंस, गठबंधन कर लेते हैं। तो देखो अगर ए और बी में बनती हो तो ये पार्टी बना लेंगे, बी और सी में बनेंगे तो ये पार्टी बना लेंगे, ए और सी में तो ये। पर इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ। भारत में मोदी के पास अकेली 272 से ज्यादा सीटें आ गई, इसलिए मोदी ने सरकार बना ली, उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मोदी ने अपना गठबंधन फिर भी बना रखा है कि कल को अगर भविष्य में कम सीटें हो जाए तो जो उसके पार्टी जो गठबंधन में है उसकी ज्यादा मिल गई तो जोड़ के दोबारा तो हो जाएगी। इसलिए मोदी के गठबंधन को बोलते हैं एनडीए। ठीक है, तो समझ में आ गया। और आपने अब न्यूज में भी देख रहे होगे कि जो नया जो है जो विपक्ष में, अच्छा विपक्ष किसे कहते हैं? जो पार्टी सत्ता में नहीं आती उसे विपक्षी पार्टी कहते हैं। ठीक है, ये लिखा, देखो ये लिखा, एग्जाम में बच्चे पढ़ते नहीं चैप्टर, ये लिखा 272। अगर किसी पार्टी को 272 से कम सीटें मिलेंगी तो सरकार तो फिर भी बनानी पड़ेगी, तो वो सरकार क्या कहलाएगी? गठबंधन की सरकार। क्या कहलाएगी? गठबंधन की सरकार। अच्छा बच्चों, आपको ये मैंने बताया कि ये भी आप देख सकते हो, ये पुराना है, देखो ये 2009 का है, देख लो, इसमें किसी को भी 272 से ज्यादा सीट नहीं मिली। मिली है? नहीं मिली ना। तो यहाँ पर कौन सरकार बनेगी? गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि इसको 206 मिली है, इसको 116 मिली है। अब ये 206 जिसके साथ मिल जाएगी अपने आप को जोड़ लेगी और 272 कर लेगी और सरकार बना लेगी। तो ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे? गठबंधन। तो ये एग्जाम्पल किसका है? गठबंधन का है। किसका एग्जाम्पल है? गठबंधन का। और ये एग्जाम्पल किसका है? बहुमत का। तो आपसे पूछ भी लेगा कि वो बहुमत का एग्जाम्पल है या गठबंधन का एग्जाम्पल है, तो बता दोगे ना। ठीक है, अब आगे सुनो, मैं आपको बता रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा 2 चीजें होती है। लोकसभा और राज्यसभा 2 चीजें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो बच्चों अगर दोनों में अंतर आ गया
तो आप क्या बताओगे? देखो, लोकसभा जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, जबकि राज्यसभा जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते। जनता ने जिसको चुना वो चुनते हैं राज्यसभा को, ठीक है। लोकसभा में 543 जनता द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, जबकि इस राज्यसभा में जो जनता द्वारा चुने तो नहीं होते, लेकिन टोटल 250 होते हैं। इसमें टोटल लिख दो, मतलब लोकसभा में टोटल होते हैं 545। तो डियर, अगर एग्जाम में आए लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, तो आप बताना। लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, राज्यसभा में 250 होती हैं। लोकसभा निम्न लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है, और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। ये याद रखना कि ये लोअर हाउस होता है या अपर हाउस होता है। पता है लोअर क्यों है? क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ है ना, और जनता सबसे पावरफुल होता है लोकसभा। राज्यसभा इतना पावरफुल नहीं होता है। लोकसभा में ना धन का बिल और बिना धन का बिल दोनों पास होते हैं। तो यार ना, लोकसभा में धन विधेयक पास होता है, धन विधेयक, और जबकि राज्यसभा में धन विधेयक पास नहीं होता। इसमें साधारण विधेयक पास होता है। इसमें धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों पास होते हैं, साधारण विधेयक दोनों पास होते हैं, ठीक है। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा रहा हूँ, मैंने पहले बोलता समझाने के लिए वीडियो बना आपके लिए, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर जैसे पूछेगा लोकसभा के क्या कार्य होते हैं, राज्यसभा के क्या कार्य होते हैं, तो बता देना। कानून बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बहस का एक मंच होता है, ठीक है। जनता के लिए नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। भविष्य में हमें किन किन चीजों पर विचार करना है, या कौन से कानून में संशोधन करना है, बदलाव करना है, ठीक है। उसके लिए हमें अन्य प्रकार की सुविधाएं वगैरह प्रदान करते हैं। तो देखो, मैंने समरी में आपको बता दिया, ठीक है। गठबंधन आपको बता दिया मैंने क्या होता है, ठीक है। चलो अब देखो, अगला चैप्टर है न्यायपालिका, ठीक है। ये चैप्टर 4 है, पेज नंबर 48 है। देखो, न्यायपालिका मैंने आपको बताया ना, तीन चीज आपको बता दी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। अगर आपसे पूछेगा ना न्यायपालिका के काम क्या होते हैं, तो आप बता दोगे। न्यायपालिका क्या करती है? विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करती है। न्यायपालिका कानून की रक्षा करते हुए मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करती है। तो ये मेन हेडिंग याद रखना कि न्यायपालिका करती क्या है, 3 काम तो याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने होते हैं? सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अगर ये बना हुआ आएगा ना, आपको लिखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा एक बार एग्जाम में लिखा था उच्चतर न्यायालय कितने हैं। अभी उच्चतर बच्चों को पता नहीं था, बच्चे याद रखते सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतर को सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाता है, ठीक है। और उच्च न्यायालय कितने हैं? हाई कोर्ट भारत में इस समय 25 है, और जिला अदालत तो बहुत सारी है, ठीक है। ये पूछ लेगा आपसे हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है? बोले कि स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है, और अगर केंद्र राज्य के बीच में लड़ाई हो जाती है तो स्वतंत्र न्यायपालिका ही सुलझाती है। अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो ये न्यायपालिका ही है जो उसके मौलिक अधिकार को प्रदान करती है, ठीक है। कानून की रक्षा करने का काम न्यायपालिका ही करती है, सुन रहे मेरी बात। और ये याद रखना कि राष्ट्रपति जो होता है, न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। बाकी इसकी कहानी थोड़ा सा आप ये जरूर देख लेना, ठीक है। और अपील किसे कहते हैं? जैसे अगर किसी के खिलाफ अगर हम कोई सूचना या कोई इंफॉर्मेशन न्यायालय में भेजते हैं, वो एक तरह की अपील होती है, ठीक है। और 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करी। पता है इसमें क्या था? तो माँ और भाई को पहले हाई कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा से जेल में डाल दिया। तो मतलब ये है कि अंतिम फैसला किसका होगा? अंतिम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही जो है फैसला जो लेगी उसी को फॉलो किया जाएगा। जैसे अगर आपको जिला न्यायालय, सबसे पहले अगर आप अपील दायर करोगे तो जिला न्यायालय में जाओगे। जिला न्यायालय में अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है। अब सुनो, 2 प्रकार के कानून होते हैं भारत में। एक होता है फौजदारी कानून, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। मतलब इसमें एफआईआर होगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, फिर न्याय के लिए ना आपको जज वहां पे कोर्ट में लेकर जाएंगे। जबकि दीवानी कानून में आपको सीधा जेल में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि फौजदारी कानून कब किसी के ऊपर लगेगा। अगर कोई दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है, औरत को तंग कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, ठीक है, चोरी कर रहा है, इस तरीके से, और तो इसमें एफआईआर होती है। और दीवानी कानून में क्या होता है? दीवानी कानून में तलाक, किराया या चीजों की खरीदारी या बिक्री, जमीन की बिक्री, इस तरीके के किसी को जमीन हड़प लेता है तो इसमें दीवानी कानून लगता है,
जैसे हम मर्डर वगैरह कर देते तो उसमें लगेगा क्रिमिनल लॉ, ठीक है। और अगर कोई किराया चीजों की खरीदारी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा लगेगा, दीवानी कानून लगेगा। ये आपको याद रखना, क्योंकि दोनों में डिफरेंस एक आती आता है, नहीं तो एग्जाम्पल देगा आपको, पूछेगा कि बताओ इस पे कौन सा कानून लगेगा, दीवानी लगेगा या फौजदारी लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें है जो आता है PIL। पता है क्या होता है PIL? इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। ये फुल फॉर्म होती है जनहित याचिका, ठीक है। सबसे पहले कौन से राज्य में आई थी पता है? ये कौन से राज्य ने की थी सबसे पहले? बिहार में, ठीक है। बिहार में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, और शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से ये लिखा है, टेलीग्राम वगैरह से याचिका माना जाता था, पहले करते थे। और यहाँ पर आप इसे देख लेना, बाकी मैं आपको बता दूं। और इसी के तहत मिड डे मील योजना भी आई, जो सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई, मिड डे मील योजना। इसमें दोपहर का भोजन बच्चों को मिलता है, ठीक है। और ये पूरे इंडिया के अंदर है, पूरे इंडिया में लागू हुआ है मिड डे मील योजना जो है। तो पता जनहित याचिका होती क्या क्या है? ये जैसे अब गरीब लोग होते हैं वो न्यायालय में नहीं जा सकते, तो उनकी ओर से कुछ लोग जो है वो न्यायालय में अपील कर देते हैं कि ताकि जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण हो सके। ये अब आगे आप सुन लो। डियर स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो पिक्चर दे रखी है ना, अगर आ जाए कि ये पिक्चर क्या बता रही है, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये लिखा है अनुच्छेद 21, और ये जो अनुच्छेद 21 है ना, जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में, ये अगर पूछ ले तो, ठीक है। और ये ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया गया, ठीक है। मतलब हर व्यक्ति को काम करने का पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि अगर काम ही नहीं करेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में ये बताया गया कि जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है, मतलब उसे कोई भी काम करने का भी अधिकार है, ठीक है। और ये 1985 में ओल्गा टेरिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे को याद रखना, कब हुआ था? 1985 में। और एक ये कहानी पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी जो एक्सेस के क्वेश्चन है ना, वो भी अब सारे कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ये इसका चैप्टर 6, हास्यकरण से निपटना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अनुच्छेद 17 किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 17 कहता है कि जो छुआछूत है ना, जो अस्पष्टता, वो खत्म कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया। और अनुच्छेद 15 किसके खिलाफ है? देखो एग्जाम में पक्का 100% आएगा दोनों में से एक। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके, चलो ये याद मत रखो, इतना याद रखो मेन कि अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 किसके बारे में कि जो छुआछूत है, जो अस्पष्टता, वो खत्म किया जा चुका है, ठीक है। समझ आ गई? तो ये दोनों के दोनों एक तरह से अस्पष्टता से जुड़े हुए, छुआछूत से जुड़े हुए, आपको ये याद रखना है। और इसमें यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ मतलब केस हो सकता है, उसे दंड दिया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात बताई गई। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछेगा हाशिए का क्या मतलब है, तो आप बोलना धकेलना, मतलब उसे किनारे पर धकेल देना, मतलब उसको सुविधाएं, अन्य प्रकार के जो संसाधन है वो उसे ना मिलना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसमें मेन बता रहा हूँ। बाकी सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, मतलब कहने गया है कि समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको समाज की तरह जो सुविधाएं मिलती हैं, या जो देश के कानून की तरह जो सुविधाएं मिलती है, वो उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। ये बता रखा। अब इसमें दलित के लिए कहा जाता है, दलित का मतलब है दबा कुचला, ठीक है। तो ये समाज के साथ जुड़कर रहे, इनके साथ अच्छा न्याय ना हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और SC ST 1989 में जो है अधिनियम पास किया गया, एग्जाम में पूछ लेगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बना है,
ठीक है, मतलब इसमें दलित या अन्य समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया कि आपको पूरे अधिकार मिलेंगे, आप पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे रत्नम की कहानी थी ना, तो उसी के बेस पर यहाँ पर बताया गया। और अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कानून में क्या क्या बोला गया कि कोई ST है ना, उससे जबरदस्ती कुछ गंदा नहीं खिलाएगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, तो उसके खिलाफ उसे सजा मिलेगी अगर ऐसा वो कर रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन या किसी इलाके या किसी खेती पर या कोई भी चीज है उस पर कब्जा करता तो उस पर सजा मिलेगी। इतना मतलब इन लोगों के लिए इतनी फैसिलिटी दी गई ताकि इनके साथ अत्याचार अन्याय ना हो। ठीक है, और SC/ST की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ कुछ भी गलत करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा सजा मिलेगी। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो कानून बना है इस कानून में क्या क्या प्रावधान है, तो आप बना बना के सारा कुछ लिख देना, पॉइंट्स में लिखना। देखो SST में ना अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पॉइंट्स में लिखने पड़ेंगे, अगर टिप्पणी बोले तो उसे पैराग्राफ में लिख दो। ठीक है, तो आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम, तो अभी भी आदिवासी बहुत सी चीजों को मांग रहे हैं। जैसे आप बता सकते हो कि वो चाहते हैं कि जिस जंगल में हम रहते हैं वो हम ही पर छोड़ दिया जाए, सरकार उस पर कब्जा ना करे या जो उद्योगपति होते हैं वो उनके संसाधनों का प्रयोग ना करे। जैसे कई लोग क्या करते हैं, घुसपैठिए होते हैं, उनकी लकड़ियां काट देते हैं, उनके जंगल जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ये जो इनका मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है सुश्री जानू। सुश्री जानू का ये भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये मतलब सुश्री जानू के बारे में जानना कि जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में आदिवासियों के लिए काम भी करा। ठीक है, जैसे MCQ में आ जाए तो आप इनके बारे में बता देना। बाकी जो समरी वगैरह ये इसे पढ़ना, और ये जो पिक्चर है सारी देख लेना एक बार, जितने भी हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतने, मैंने अभी आपको ये वाली बुक करवा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो ये इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप पुरानी वीडियो जितनी भी सब देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर स्टूडेंट।